स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखेंगे क्लास 12th के लिए बायोलॉजी चैप्टर 13 जो कि है जीव एवं समष्टियां पार्ट फर्स्ट। आज का जो वीडियो होगा ये फर्स्ट पार्ट होगा और यहाँ पर हम देखेंगे 2 अंक वाले लघुत्तरी प्रश्न संपूर्ण हल के साथ में। और ये क्वेश्चन जो आपके आने वाली एमपी बोर्ड की जो एग्जाम है 2021 उसके लिए काफी उपयोगी इसमें साबित होंगे। तो आइए और स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन बैंक आपके विमर्श पोर्टल के द्वारा संशोधित जारी क्वेश्चन बैंक है। तो देखेंगे आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न के रूप में 4 प्रश्न इसमें शामिल हैं, पर 4 प्रश्न में और भी छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें जोड़ दिए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसमें 4 क्वेश्चन बना दिए हैं। स्पीशीज पॉपुलेशन को समझाना, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व में अंतर स्पष्ट करना है, मोनो स्पेसिफिक और पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन में अंतर स्पष्ट करना है, प्रतिस्पर्धा प्रकीर्णन, उसी प्रकार से जनसंख्या वृद्धि के कारण समष्टि साम्य अवस्था से क्या समझते हैं। और फिर यहाँ 4th वाले क्वेश्चन में फिर अंतर स्पष्ट करना है, परजीविता, सहजीविता, सहभोजिता और हाइड्रोसियर और जीरो सियर। तो चलिए और देखते हैं इनके उत्तर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 4 अंतर स्पष्ट करना है हमें यहाँ पर स्पीशीज पॉपुलेशन। तो एक एक करके देखते हैं इनको। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर है जैसे कि स्पीशीज और पॉपुलेशन में अंतर स्पष्ट करना है, क्योंकि 2 अंक का प्रश्न है तो ज्यादा बड़े अंतर इसमें शामिल नहीं किए हैं। तो स्पीशीज और पॉपुलेशन में क्या अंतर होता है, तो देखिए यदि हम समझते हैं तो स्पीशीज का मतलब होता है जाति और पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। तो अब दोनों में हम सीधा सा अंतर बता सकते हैं कि जैसे आपस में संकरण या संबंध रखने वाले एक समान जीवों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं स्पीशीज या जाति, जबकि इकाई एक निश्चित समय में इकाई क्षेत्रफल में रहने वाली एक जाति की संख्या जो होती है उसे हम कहते हैं समष्टि या पॉपुलेशन। तो बहुत ही सिंपल सा अंतर है ना। यहाँ आपस में संकरण करने वाले एक जाति के जो जीव होंगे उनका समूह जाति कहलाएगा और यहाँ पर ये समष्टि कहलाएगा। दूसरे की बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व में अंतर। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब भी कोई इकाई समय में किसी समष्टि या जनसंख्या में होने वाली जो वृद्धि होती है उसी को हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि, जबकि इकाई क्षेत्रफल में एक जाति के जीवों की जो औसत संख्या होती है उसको हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो ये दोनों में अंतर। चलिए अब हम देखते हैं मोनोस्पेसिफिक और पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन को। तो देखिए मोनोस्पेसिफिक जिसे हम एक जाति और पॉली स्पेसिफिक यानी कि बहुजाति, समष्टि में अंतर। तो यदि बात करें इन दोनों की तो देखिए नाम से स्पष्ट हो जाता है, मोनो स्पेसिफिक का मतलब एक जाति, मतलब एक जाति की बात हो रही है। यहाँ पर बहुत जाति मतलब बहुत जातियां, एक साथ बहुत सी जातियां। और अब इन दोनों जो समष्टियां हैं इनमें हम अंतर बताना है। तो देखिए इकाई समय में किसी निश्चित क्षेत्र में एक जाति के जीवों की जो कुल संख्या होती है, एक जाति के जीवों की कुल संख्या, उसे हम एक जाति समष्टि कहेंगे। लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि कोई भी जो जाति होती है वो अकेले नहीं रहती है, बल्कि कई जातियों के समूह में ही वो रहती है ना। तो कोई भी जाति जो है वो अकेले ना रहकर कई जातियों के समूह में रहती है और एक समय में किसी निश्चित क्षेत्र की सभी जातियां, मतलब बहुत सारी जातियां इसमें शामिल हो गई, की संख्या को बहुजाति समष्टि कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इसमें अंतर बन जाएगा। चलिए अगला अंतर है यहाँ पर प्रतिस्पर्धा और प्रकीर्णन। अब प्रतिस्पर्धा मतलब कि यहाँ पर तो सीधा नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रतिस्पर्धा रहेगी उनके बीच में, और प्रकीर्णन का मतलब है उनका फैलाव। तो दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए प्रतिस्पर्धा प्रत्येक जैविक समुदाय जो होता है उसमें एक जाति के और सभी जाति के सदस्य जो होते हैं इनके बीच में जल, भोजन, आवास, प्रकाश आदि के लिए संघर्ष हमेशा होता रहता है और उसी संघर्ष को हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा। जबकि समष्टि प्रकीर्णन वो साधन होता है जिसके द्वारा विनिष्ट समष्टि पुनः स्थापित होकर के साम्य अवस्था में आती है या फिर आने का प्रयास करती है। समष्टि प्रकीर्णन में जीव या उनके बीज जो होते हैं एक स्थान से या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवागमन करते हैं, मतलब कि वो फैल जाते हैं, दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से वो प्रकीर्णन कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के 4
कारण दीजिए। 4 कारण हम यहाँ पर कोई से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने बहुत छोटे कारण लिखे हैं, क्योंकि 2 अंक के हिसाब से छोटे कारण ही यहाँ पर ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण इस प्रकार से बता सकते हैं। जन्म दर में वृद्धि, देखिए जन्म दर में वृद्धि होगी तो जनसंख्या तो बढ़ेगी, मृत्यु दर में कमी होगी तो भी जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि जन्म ज्यादा ले रहे हैं और मृत्यु कम हो रही है। इसी के साथ में थर्ड पॉइंट की बात करें, शिक्षा का महत्व नहीं समझना और इसका पर्याप्त प्रचार व प्रसार न होना, ये भी कारण है, क्योंकि यहाँ पर लोग शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं और अंधविश्वास की बातों में उलझे रहते हैं, है ना। और फोर्थ वाला है रूढ़िवादिता, तो जो पुरानी रूढ़िवादिताएं चलती आ रही है उन्हीं को महत्व देना, ये भी एक कारण है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समष्टि साम्यावस्था से आप क्या समझते हैं? देखिए समष्टि को तो हम समझ चुके हैं, अब इसमें साम्यावस्था क्या होती है इसे भी समझते हैं। तो देखिए समष्टि साम्यावस्था का मतलब है कोई भी जो समष्टि या किसी समष्टि के वृद्धि स्वरूप को हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि किसी नए क्षेत्र में पहुंचकर प्रत्येक समष्टि तेजी से वृद्धि करके चरम सीमा पर पहुंच जाती है और लंबे समय तक इसी चरम सीमा पर स्थित रहती है या फिर स्थिर रहने का प्रयास भी करती है, और इसी अवस्था को हम कहते हैं साम्य अवस्था। देखिए जब जो समष्टि है वो अपने चरम सीमा पर पहुंच जाए और अपने आप को स्थिर रखने का प्रयास करती है, उसी को हम कहते हैं साम्य अवस्था। प्रत्येक समष्टि हमेशा इसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है और साम्य अवस्था में किसी भी समष्टि की जन्म तथा मृत्यु दर बराबर होती है। देखिए स्थिर कब रह पाएगी? तभी रह पाएगी जब उसमें जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होगी। यदि एक का भी जो पलड़ा है वो ऊंचा नीचा रहेगा तो समष्टि स्थिर नहीं रह पाएगी। और साम्य अवस्था में रहने के लिए समष्टि विभिन्न प्रभावित करने वाली जो पर्यावरणीय कारकों से भी संघर्ष करती है। सफलता मिलने पर साम्य अवस्था बनी रहती है, यानी कि समष्टि जो है जब अपने संघर्ष में सफल रहती है तो वो साम्य अवस्था में बनी रहती है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा समष्टि साम्य अवस्था का। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर हमें अंतर स्पष्ट करना है, परजीविता, सहजीविता, सहजीविता, सहभोजिता, हाइड्रोजियर और जीरोजियर में। चलिए परजीविता और सहजीविता में समझते हैं अंतर को। तो देखिए परजीवी का मतलब होता है दूसरे जीव पर जो निर्भर हो। तो जब एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है तब इस संबंध को हम कहते हैं परजीविता, है ना। देखिए एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त कर रहा है। पर सहजीविता, अब देखिए सहजीविता और दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दो जातियों का ऐसा संबंध है जिसमें दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ जीवित रहते हैं, यानी कि यहाँ पर एक दूसरे को लाभ मिल रहा है और साथ साथ जीवित रहते हैं। जैसे लाइकेन एक ऐसा जीव है जिसमें एक कवक तथा एक शैवाल समूह के जीव साथ साथ रहते हैं, तो ये होती है सहजीविता। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सहजीविता और सहभोजिता की। तो देखिए यहाँ पर तो हमने भी देखा सहजीविता में दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ये भी हम देख चुके हैं, पर पहुंचाते हुए जीवित रहते हैं। जबकि सहभोजिता में क्या होता है, सहभोजिता या इसे कमेंसलिज्म भी कहा जाता है। ये वो संबंध होता है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है दूसरा नहीं, मतलब यहाँ पर भी दो जीव हैं पर लाभ सिर्फ एक को ही मिल रहा है, तो इसे हम सहभोजिता कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर सहजीविता में दोनों जीवों के बीच में क्रियात्मक संबंध होता है, जबकि जो सहभोजिता होती है इसमें दोनों जीवों के बीच में क्रियात्मक संबंध नहीं होता। उदाहरण की यदि बात करें तो यहाँ पर सहजीविता का उदाहरण लाइकेन है और लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादपों के जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु का संबंध है ये है। सहभोजिता की बात करें तो आर्किड तथा वृक्षों का संबंध है, बंजर भूमि में चरती गाय की पीठ पर बैठे पक्षी का संबंध है। ये यहाँ पर कुछ उदाहरण है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजियर और जीरोजियर की। तो देखिए हाइड्रो का मतलब होता है जल, हाइड्रो मतलब जल, और जीरो मतलब कि जो मरुस्थल है वहां की बात हो रही है। तो हाइड्रोजियर जल में होने वाले अनुक्रमण को हम कहते हैं हाइड्रोजियर। अब देखिए अनुक्रमण क्या होता है, तो जैसे तालाब होता है, तालाब की तली में हम देखते हैं बहुत सारे पौधे जो हैं जल में उगने वाले बहुत सारे उग जाया करते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में जब वो हो जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं अनुक्रमण। मतलब वो जाति वहां पर अपना प्रभाव जो है वो जमा लेती है, तो उसी अनुक्रमण
को हम कहते हैं हाइड्रोजियर, जो जल में होता है। जबकि मरुभूमि यानी कि मरुस्थल में होने वाली भूमि में अनुक्रमण जो होता है उसे हम कहते हैं जीरोसियर। अब देखिए, हाइड्रोसियर में परिवर्तन अपेक्षाकृत तीव्रता से होता है, जबकि जीरोसियर में परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है। मरुस्थल में आपने देखा बहुत धीमी गति से परिवर्तन होता है, परंतु तालाब वगैरह में आप देखते हैं, नदी वगैरह के अंदर जो काई है या जली पौधे हैं बहुत शीघ्रता से फैल जाते हैं, है ना। तो ये तीव्रता से होगा, ये धीमी गति से होगा। हाइड्रोजियर में जली पौधे बनते हैं, जबकि जीरोसियर में मरुस्थली पौधे बनते हैं। उदाहरण के लिए झील परितंत्र का विकास, हाइड्रोजियर मरुभूमि में झाड़ियों का विकास, ये इनके कुछ उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम इसमें दे सकते हैं इसका उत्तर। तो ये थे हमारे आज के चैप्टर 13 से संबंधित क्वेश्चन और उनके उत्तर। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बताइए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।